Hello everyone, welcome to WOW IS. Now we'll cover our daily current affairs module for 15th of June. ओके, ये हमारे आज की कंटेंट लिस्ट। ओके, 4 ही टॉपिक्स हैं आज। सबसे पहले हम देखेंगे आरोग्य पाथ प्लेटफॉर्म। ओके, सो एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिटिकल हेल्थ सप्लाईज इंश्योर करता है। क्रिटिकल हेल्थ सप्लाईज। ओके, हमारी अभी सप्लाई चेन्स टूटी हुई हैं, तो काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो लोग हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हेल्थ सप्लाईज़ को इंश्योर करने में। तो ये एक ऐप है जो कि हेल्थ सप्लाईज़ को इंश्योर करेगा, और दूसरा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑन वेरियस फंड्स। ओके, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर। दूसरा हम देखेंगे राजा पर्व फेस्टिवल। ये मनाया जाता है उड़ीसा में, एंड इट्स अ 3 डे फेस्टिवल। ओके, इट सेलिब्रेट्स वुमेनहुड। तो ऐसा माना जाता है कि जो मदर अर्थ हैं, भूदेवी हैं, वो इस पीरियड में 3 डे पीरियड में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जाती हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडियन ओशन कमीशन। ओके, ये 5 आइलैंड नेशंस का ग्रुप है, स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, वो हम देखेंगे और इसका क्या क्या इम्पैक्ट इंडिया के लिए है, क्या क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए है, वो देखेंगे। चौथा जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 9th शेड्यूल। अभी जो तमिलनाडु ने पिटीशन डाली थी, उसका सुप्रीम कोर्ट का जो उस पर डिसीजन आया है दैट इज़ फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन। तो इस पर कुछ पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि अब रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में डाल देना चाहिए, जिससे कि वो जुडिशियल रिव्यू से बच सके। हालांकि ये सच नहीं है, हम सब जानते हैं आईआर कोएलो केस में क्या हुआ था। ओके, सो वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सो पहला टॉपिक है हमारा आरोग्य पाथ प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस वुड इंश्योर रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज। ओके, कौन कौन सी सप्लाईज हैं? एम्बुलेटरी आइटम्स, ओके, एंड सप्लाईज, प्राइमरी मेडिकल सप्लाईज, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऑक्सिलरी सप्लाईज, पीपीई किट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, डायग्नोस्टिक किट, ड्रग्स। ओके, ये सब ये इंश्योर करेगा, और इसको डेवलप किया है CSIR ने। ओके, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि सप्लाई चेन सभी हमारी डिसरप्ट हो चुकी हैं, तो हमको एक ऐसी सर्विस की ज़रूरत थी जो क्रिटिकल सप्लाईज़ हमको इंश्योर कर सके। तो उसी के लिए आरोग्य पाथ प्लेटफॉर्म बनाया है। ऊपर से CSIR एक्सपेक्ट्स आरोग्य पाथ प्लेटफॉर्म टू बिकम द नेशनल हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। अब ये काफ़ी सारी आपको इन्फो प्रोवाइड करेगा। अगर सप्लाईज़, मान लीजिए आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप कुछ ही मेडिकल स्टोर्स हैं आपके एरिया में, या आप उन्हीं मेडिकल स्टोर्स को जानते हैं बस, तो आपके पास एक वाइड अरे ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिससे आप काफ़ी सारा डेटा खोज पाएंगे कि कहाँ कहाँ मेडिकल स्टोर्स हैं। आपको सप्लायर से ये चीज़ कनेक्ट करेगी, इवन सप्लायर्स को कस्टमर से ये चीज़ कनेक्ट करेगी। तो इट वुड बिकम द नेशनल हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस पर अवेलेबल होगी कि कहाँ कहाँ क्रिटिकल आपको अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वो कहाँ मिलेगी। ऐसे काफ़ी सारे चीज़ों पे काम करेगी। ओके, एंड इट वुड फिल अ क्रिटिकल गैप इन लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ पेशेंट केयर। ना सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का? तो द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ की हेल्थ केयर गुड्स एज वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, इससे क्या होगा कि कॉस्ट सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव है ये, क्योंकि अभी आप अगर शायद महंगे दाम पे खरीद रहे थे, तो आप काफ़ी सारे सप्लायर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आप कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी ये चीज़। दूसरी, टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाएगा, तो टाइम इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो लेटेस्ट लॉन्चेस हैं, क्या क्या मेडिसिन आई हैं मार्केट में, क्या क्या नए नए मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव्स हैं, उसके बारे में भी आपको अवेयर करवाएगा। फिर इसमें एनालिटिक्स का भी एक जो पार्ट है वो बाद में चालू किया जाएगा। ओवर टाइम एनालिटिक्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अर्ली सिग्नल्स टू मैन्युफैक्चरर ऑन ओवर कैपेसिटी एज वेल एज लूमिंग शॉर्टेजेस। व्हाट दिस मीन्स इज़ कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ की डिमांड नहीं है, ये चीज़ ये सप्लायर्स को बता सकेगा। तो उस हिसाब से हमारा मार्केट भी फंक्शन करने लगेगा ओवर टाइम। ओके, सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इस प्लेटफॉर्म के। आरोग्य पाथ प्लेटफॉर्म। ओके, यहाँ ख़त्म होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक है हमारा राजा पर्व फेस्टिवल। ओके, ये मैंने आपको बताया उड़ीसा में मनाया जाता है टू सेलिब्रेट वुमेनहुड। माना जाता है कि ये 3 डे टाइम पीरियड में जो भूदेवी हैं, मदर अर्थ हैं, वो मेंस्ट्रुएशन में जाती हैं। ओके, सो 3 दिन तक ये मनाया जाता है, और इस टाइम पर कोई भी एग्रीकल्चरल वर्क नहीं किया जाता है, प्लाउ शेयर को नहीं चलाया जाता है। ओके, तो ये सब नहीं किया जाता है।
नाउ 3 दिन का फेस्टिवल है, तो 3 अलग अलग दिन होते हैं। सबसे पहली होती है राजा संक्रांति, जो कि संक्रांति से एक दिन पहले होती है, ये फर्स्ट डे होता है राजा संक्रांति। ओके, दूसरा दिन जो होता है वो होता है संक्रांति, जिसको पहली राजा भी बोला जाता है। और तीसरा जो दिन होता है दैट इज़ भूदहा और बासी राजा। तो 3 दिन का फेस्टिवल है। चौथे दिन पे प्यूरिफिकेशन बात होती है, और इसको जैसा मैंने बताया कि वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तो यंग वुमेन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस फेस्टिवल में। ओके, तो यंग वुमेन वियर न्यू क्लोथ्स, अप्लाई अलाता ऑन देयर फीट एंड एन्जॉय फोक सॉन्ग्स वाइल सिंगिंग ऑन डेकोरेटेड रोप स्विंग्स। जैसे कि हर फेस्टिवल हमारे इंडिया में मनाया जाता है, उसी टाइप से ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो ये था अबाउट द राजा पर्व फेस्टिवल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक है हमारा इंडियन ओशन कमीशन। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया इज़ प्लानिंग टू पोस्ट नेवी लाइजन ऑफिसर्स at the Regional Maritime Information Fusion Center RMIFC of IOC in Madagascar, मडागास्कर में है फ्यूजन सेंटर। और दूसरा यूरोपियन मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, तो यहाँ पे इंडिया चाहता है कि वो नेवी लाइजन ऑफिसर्स को पोस्ट करे, ऐसा सोच रहा है। अब इंडियन ओशन कमीशन की बात करते हैं। तो इंडियन ओशन कमीशन 1982 में बनाई गई थी, और इसका जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ था वो 1984 में हुआ था। ओके, बाय द विक्टोरिया एग्रीमेंट इन सेशेल्स। सो इट इज़ कम्पोज ऑफ 5 अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस। कौन कौन से हैं ये 5 स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़? कोमोरोस, मडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन विच इज़ एन ओवरसीज रीजन ऑफ फ्रांस, एंड सेशेल्स। ओके, ये 5 रीजन्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके 4 ऑब्जर्वर्स भी हैं विच आर चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोनी। ओके, ये इसके 4 ऑब्जर्वर्स हैं। अब इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का? तो इंडिया को एक्सेप्ट किया था एज एन ऑब्जर्वर। ओके, और ये दिखाता है कि हमारे जो फ्रेंच कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि रियूनियन आइलैंड इज़ अ फ्रेंच टेरिटरी, तो फ्रेंच कनेक्शंस हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो एक इंडिया को फुट होल्ड प्रोवाइड करता है ओवर द वेस्टर्न वो इंडियन ओशन रीजन। वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में एक फुट होल्ड प्रोवाइड करता है, और ये स्ट्रेंथन करता है इंडिया के सागर इनिशिएटिव को। ओके, सागर इनिशिएटिव हम सब जानते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये है सागर इनिशिएटिव इंडिया का, और ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया अपने आप को मानता है, तो वो मुझे इसकी बोल्स्टर करता है। ओके, इट लैंड्स डेप्थ टू इंडिया सागर, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, एंड इट वुड लीड टू ग्रेटर सिक्योरिटी कॉपरेशन विद कंट्रीज़ इन ईस्ट अफ्रीका। काफ़ी सारे आप कोऑपरेट कर सकते हैं काफ़ी सारे फ्रंट्स पे। ओके, एंटी पायरेसी है एक फ्रंट, फिर दूसरा सिक्योरिटी है, काफ़ी सारे फ्रंट्स पे, तीसरा ट्रेड है, आप कोऑपरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं दैट फॉर्म द आईओसी, ये काफ़ी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है। ओके, ये है सेशेल्स, ये है कोमोरोस, ये है मॉरिशस। ओके, ये रियूनियन आइलैंड है, और ये मडागास्कर है। सेशेल्स हम ऊपर देख ही चुके हैं। ओके, सो इनके हिस्टोरिकल काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं, डेमोग्राफिक रिलेशनशिप्स हैं। ओके, और नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी अबंडेंट हैं इन एरियाज़ में, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर इंडिया। एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ चैम्पियन द कॉज ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, क्योंकि ये स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का एक ग्रुप है, तो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का जो कॉज है वही इसने चैम्पियन किया हुआ है, और काफ़ी इसका वेट होता है इंटरनेशनल फोरम में। तो इंडिया के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इंडिया को सपोर्ट पाने के लिए। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स वी ऑल नो इंडिया के स्टैंड हैं, और इंडिया को एक बहुत ही वाइड सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एवरीथिंग वी डू इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ग्रैंड स्ट्रेटजी। ओके, और उसके लिए सबका साथ सबका विकास ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू अवर लास्ट टॉपिक विच इज़ द 9th शेड्यूल। तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया था कि रिजर्वेशन के लिए कुछ पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन प्रोविजंस हैं उनको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो 9th शेड्यूल जो आया था वो आया था 1951 में वाया द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और काफ़ी सारे एग्रीकल्चर और लैंड रेगुलेशंस थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहें, इसलिए 9th शेड्यूल को लाया गया था इन 1951। ओके, इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 31B एंड 31C। जो आर्टिकल 31B है वो डिस्कस करता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रेगुलेशंस। ओके, एंड आर्टिकल 31C अप्लाइज रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर किसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया तो भी वो वैलिड हो जाएगा, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। ओके, बट बात यह है कि IR कोएलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो बेसिक
स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, और अगर कोई भी एक्ट उस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसे फंडामेंटल राइट को विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको अगर वायलेट करता है तो दैट एक्ट विल बी स्ट्रक डाउन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इज़ लाइज इन द 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल में रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये चीज़ लागू होती है आफ्टर April 24, 1973। इस तारीख के बाद जो भी 9th शेड्यूल में एक्ट्स डाले जाएंगे April 24, 1973, तो उन पे जुडिशियल रिव्यू लागू होगा। तो ये पूरा मामला है 9th शेड्यूल का। ओके, इसमें और कुछ ज़्यादा फर्दर डिटेल्स नहीं है, आप बाकी चीज़ें और PDF में दी हुई हैं वो देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक अवर टेलीग्राम चैनल, you will get so many materials on our telegram channel. So we'll meet tomorrow. Thank you.